जब जेडन सैंचो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ था ना, तब मैं सबसे ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि मैंने भाई बंदे का 1.5 साल का ग्रोथ देखा था, डॉर्टमंड को फॉलो किया। जब से वो लिंक होना शुरू हुआ यूनाइटेड से, तब से मैंने उसके डॉर्टमंड डेज में उसके गेम को देखा, रीड किया, और फिर मैंने यूनाइटेड में जो ज़रूरत थी उस जैसे प्लेयर की, उसको एनालाइज किया, और उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ 1100-1200 सब्सक्राइबर्स थे। तो जेडन सेंचो के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चाहता था कि ये जो डील है ये फ्रूटफुल साबित हो और यूनाइटेड को एक राइट विंगर मिले, क्योंकि पोस्ट नानी हमें एक भी राइट विंगर ऐसा नहीं मिला था जो कि ऑन द बॉल बहुत टेक्निकल हो, जिसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत शानदार हो, और जहाँ पर वो 1v1 सिचुएशन में प्लेयर्स को डिसीव करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। और यहाँ पर जब जेडन सैंचो की डील फाइनलाइज हुई, जिस तरीके का रिसेप्शन मिला था पहले गेम में लीड्स के अगेंस्ट जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आया था, तब सबको लगा था कि भाई फाइनली यूनाइटेड के पास एक ऐसा प्लेयर आ चुका है जो कि आने वाले 6-7 साल में यूनाइटेड की जो विंग पे दिक्कत है, राइट विंग पर खासकर, उसको सॉल्व कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कभी किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि आगे चलकर अगर वो आपका दिल तोड़े तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, और वही चीज़ हुई है जेडन सैंचो के साथ में। देखो, इस क्लब में काम करने वाले जो लोग हैं, इस क्लब के लिए खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे मनी सेंटर्ड हैं, वो सारे के सारे आप बोलोगे कि मीडिया मैनेजिंग लोग हैं। यहाँ पर उनको क्लब सेंट्रिक होकर फुटबॉलिंग साइड को देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। चाहे आप यहाँ पर हमारे प्लेयर्स की बात करो, चाहे आप हायरार्की में बैठे लोगों की बात करो, या फिर हमारे ओनर्स की बात करो। अब ट्रांसफर विंडो ओपन हो चुकी है और सबको पता है कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इस क्लब में जो कि यूनाइटेड और एरिक टेन हैग नहीं चाहते कि क्लब में रुके, और उसमें से एक नाम आपके जेडन सैंचो का है। अब यहाँ पर जेडन सैंचो डॉर्टमंड से लाए गए थे, हमने 1 साल उनको वेट करवाया, क्योंकि भाई डॉर्टमंड अपना 110 मिलियन का जो ऑफर था उससे नीचे आने को तैयार नहीं थी। उनकी डिमांड थी कि अगर जेडन सैंचो उस साल जाएगा तो सिर्फ 110 मिलियन में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और इसी चक्कर में हमने उनके बैकअप के तौर पर डॉनी वैन डी बिक को साइन किया, जो खुद अभी क्लब से लोन पर गए हैं, और यहाँ पर फिर हम अगले साल में 73 मिलियन में जेडन सैंचो को साइन करके लेकर आए। बट यहाँ पर जब से जेडन सैंचो आए हैं, 2.5 साल हो चुके जेडन सैंचो को आए हुए, उन्होंने हमें कोई ऐसा 2 महीने का या 3 महीने का स्पेल नहीं दिया जहाँ पर जेडन सैंचो ने प्रूव किया हो कि क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके लिए 73 मिलियन पे किए। और अब यहाँ पर डॉर्टमंड वापस लोन पर जाने की जिद पकड़ ली है। यहाँ पर आपके जेडन सैंचो ने, डॉर्टमंड वहाँ पर 3 मिलियन ऑफर कर रही है जेडन सैंचो के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और यहाँ पर अभी आप देखो तो बचे हुए 6 महीने में जहां उनका टोटल जो अर्निंग पैकेज है वो 7 मिलियन का है, उसमें से लेस देन 50 आपका परसेंट वेज पे कर रही है यहां पर डॉर्टमंड। और मुझे पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डील पर एग्री कर भी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए जेडन सैंचो का कितना भी अमाउंट अगर कोई दूसरा क्लब शेयर कर पाए तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली जेडन सैंचो जैसा अनप्रोफेशनल प्लेयर, और देखो आपको टेन हैग पसंद हो ना पसंद हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक चीज़ पर एग्री कर सकते हो कि अगर आपके क्लब में एक ऐसा प्लेयर है जो कि पहली बात तो पंक्चुअल नहीं है, जो पहली बात तो रिस्पेक्टफुल नहीं है अपने टीममेट्स को लेकर, अपने मैनेजर को लेकर, और प्लीज़ ये मत बोलना कि मैनेजर ने भी रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने बहुत सारे मैनेजर्स को अपने प्लेयर्स को कॉल आउट करते देखा है, चाहे आप थियागो सिल्वा की बात करो अभी, चाहे आप मद्यूके की बात करो जहां पर पोचेटिनो ने अपने टीम के 2 प्लेयर्स को कॉल आउट किया, या फिर आप अगर कैल्विन फिलिप्स की बात करो जहां पर पेप गार्डियोला ने आपके कैल्विन फिलिप्स को कॉल आउट किया, या फिर आप एंटोनियो कॉन्टे की बात करो जिन्होंने रिचार्लिसन को कॉल आउट किया था, या फिर बहुत सारे और भी नाम हैं जहां पर मैनेजर्स ने अपने प्लेयर्स को अपना स्टैंडर्ड अप करने के लिए कॉल आउट किया। लेकिन जो मेहनती प्लेयर्स हैं, या फिर जो बोलोगे जो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले प्लेयर्स हैं, उन सारे के सारे प्लेयर्स ने पिच पर जाकर जवाब दिया अपने मैनेजर को और उसका ट्रस्ट वापस से गेन किया। सैंचो ऑन द अदर हैंड प्लेड द विक्टिम कार्ड, और ये टेन हैग वो मैनेजर था जिसने जेडन सैंचो को 3 महीने के आप बोलोगे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पर डाला कि भाई तू मेंटली अभी स्टेबल नहीं है, मुझे पता है कि एक प्लेयर के लिए अपना मेंटल स्टेटस बेसिकली आप स्टेबल करना कितना ज़रूरी होता है, तो मैं तुझे भेज रहा हूं, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तुझे कोई मीडिया तंग नहीं करेगी, बट जब तू वापस आएगा मुझे तेरा 100% कमिटमेंट चाहिए। और वहां पर जब जेडन सैंचो को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी गई तो जेडन सैंचो ने बहुत अच्छे से उसको वेल रिसीव भी किया। और मुझे आज भी याद है जब जेडन सैंचो का कम बैक गेम था उस पूरे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, तब ओल्ड ट्रैफर्ड कितना ज़्यादा ओवरवेल्म था, यहाँ पर किस तरीके का रिसेप्शन दिया था, और उसके बाद वो जो टैप ऑन द हेड था टेन हैग की तरफ से, दैट क्लियरली शोड कि टेन हैग कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है जेडन सैंचो में। लेकिन जेडन सैंचो के एफर्ट्स ने उस ट्रस्ट पर कभी अपना आप बोलोगे जो फेथ था वो रीपे नहीं किया टेन हैग वाला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जेडन सैंचो को साइड लाइन किया गया, एंड देन अल्टीमेटली
यूनाइटेड आर्सेनल वाले मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जेडन सैंचो के बारे में सवाल किए गए, तब वहाँ पर उन्होंने यही बोला कि जेडन सैंचो की जो परफॉर्मेंस थी वो उस लेवल की नहीं थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और इसीलिए उनको आज के मैच डे स्क्वाड में इन्वॉल्व नहीं किया गया. अब जेडन सैंचो is going to leave Manchester United on a loan basis and then later on he'll for sure leaving on a permanent basis. अगर टेन हैग मैनेजर नहीं रहते हैं तो शायद सिनेरियो चेंज हो जाए, बट यहां पर अभी तक तो यही आप बोलोगे जेडन सैंचो इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब व्हाट्स आफ्टर दिस, अब इसके बाद आपके विंग पर कौन खेलेगा? क्योंकि देखो, अगर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहां पर जिन प्लेयर्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से कोई भी फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है. और अगर आप रिपोर्ट्स की मानोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी इतना बजट नहीं है जहां पर वो 3 से 4 प्लेयर लेकर आ पाए. लेकिन ये सबको पता है कि अभी करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो प्लेयर्स आपके जो आपको स्टेबलाइज करे वो नहीं, और जो आपके इंजरी से वापस आ भी रहे हैं प्लेयर्स वो उस प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं जिस प्रोफाइल की अभी जरूरत है आपको. तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब रेगियोन का जो लोन था वो भी टर्मिनेट कर दिया गया है. उसके लोन में यही क्लॉज डाला गया था कि अगर जनवरी के टाइम पर हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो वापस आ जाते हैं तो यहां पर रेगियोन को वापस से स्पर्स भेज दिया जाएगा. और कल रात में इस चीज का कंफर्मेशन आ चुका है दैट रेगियोन का जो लोन स्पेल है वो टर्मिनेट कर दिया गया और वापस ही इज हेडिंग बैक टू टॉटनहम हॉटस्पर्स. और यहां पर 14 तारीख को हमें स्पर्स के अगेंस्ट ही खेलना है. और यहाँ पर आपके जो टाइल मलासिया हैं वो 1-2 हफ्ते में वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लूक शो आपके 14 तारीख वाले गेम से पहले वापस आ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है. इवन फॉर लिसांद्रो मार्टिनेज एंड कैसेमीरो ये बताया जा रहा है कि वो दोनों प्लेयर्स भी वापस आने वाले हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे प्लेयर्स, इवन अगर आप बोलोगे मेसन माउंट भी वापस आ सकते हैं उस मैच डे से पहले. तो आपके जो रेगुलर वंस हैं जो कि प्रॉपर फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं वो वापस आने वाले हैं. लेकिन अभी भी आपको सेंटर बैक एरिया में एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज आपको पता है कि मैग्वायर इज इंजर्ड, लिंडलॉफ इज इंजर्ड, और आपके पास सिर्फ रफाल वरान, अगर आपके लिसांद्रो तब तक वापस आते तो वो, और जॉनी इवांस वाले ऑप्शंस हैं. तो यहां पर अगर मैं देखूं पॉसिबल ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, तो आपको पता है भाई तोदीबो से अभी चेल्सी लिंक्ड है, तोदीबो से आपकी स्पर्स भी लिंक है, और दोनों ही क्लब्स विंटर मार्केट में ही उनके साथ नेगोशिएट करने वाले हैं. अब देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब ये कितना बड़ा आप बोलोगे आईनी है कि जो उस क्लब को ओन करता है जिसके लिए तोदीबो खेल रहे हैं वो हमारे अभी इन्वेस्टर के तौर पर आए हैं. 25% उन्होंने स्टेक गेन किए. एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट जिम रैटक्लिफ. अब जिम रैटक्लिफ अपनी ही टीम के बंदे को अगर चेल्सी सेल करने को तैयार है और यहां पर नेगोशिएशंस में उतरने को तैयार नहीं है, पहली बात तो ये है कि हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, कितने फंड्स अवेलेबल नहीं है, उसका अभी हमें कोई अंदाजा नहीं है. अब ये जो आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अगर लेट्स से कि सेल आउट हो जाते हैं, जैसे कि जेडन सैंचो टू डॉर्टमंड होता है तो वहां पर हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा. प्लस अगर एंथनी मार्शल के लिए कोई बायर आता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो वहां पर हमें बेनिफिट मिल सकता है. प्लस हनीबल की लोन डील क्या रहेगी, डॉनी ऑलरेडी लोन पर जा चुके हैं. तो ये सारी जब डील कल्मिनाइज्ड होंगी तब उसके बाद हमारे पास कितना ज़्यादा पैसा हाथ में होगा और हम क्या कोई प्लेयर साइन करके लेकर आ सकते हैं. क्योंकि अगर हम अभी रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर थॉमस मुलर, चोपो मोटिन जैसे प्लेयर्स के साथ लिंक हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरवर्ड लाइन में, क्योंकि उन सबको पता है इस वक्त पे कि एंथनी मार्शल के ऊपर ट्रस्ट करना तो बेवकूफ़ी से भरा डिसीजन होगा. और यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड की जो अवेलेबिलिटी रही है प्लस रैसमस हॉयलैंड की तरफ से जो गोल इनपुट्स आए हैं वो इनफ नहीं है इस सीजन में चैंपियंस लीग या फिर यूरोपियन फुटबॉल क्वालिफाई करने के लिए. तो अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए. और पिछले अगर मैं 5 साल की बात करूं तो हमने लोन डील पर जो प्लेयर साइन किए हैं उसमें आप बोलोगे कि ओडिन इगालो का नाम आता है, फिर आपने लास्ट ईयर वाउट वेगोस को साइन किया, और दोनों ही डील्स जो आपकी लोन के तौर पर आई थी उसमें से सिर्फ ओडिन इगालो ने इनिशियली यूरोपा लीग वगैरह के मैचेस में गोल स्कोर करके आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दी थी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे if a player is playing for Manchester United there are certain level that are needed to be matched, और उस पे यहां पर वाउट वेगोस और ओडिन इगालो जैसे प्लेयर्स फ्रूटफुल साबित नहीं हुए थे. अब यहां पर चोपो मोटिन आपके आ रहे हैं अगर लेट्स से, और यहां पर अगर आप थॉमस मुलर जो कि बिल्कुल भी मटेरियलाइज नहीं होने वाली है, लेकिन एक नाम है जो कि यहां पर कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हो सकता है और वो है टीमो वर्नर का नाम. अब देखो आपके टीमो वर्नर की जो प्रोफाइल है उस जैसा प्लेयर आपकी टीम में दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि टीमो वर्नर कैन ऑल्सो प्ले ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, वो कंफर्टेबल है एंड ही इज मोर लाइक अ सेकेंड स्ट्राइकर या सपोर्टिव स्ट्राइकर आप बोलोगे. और वहां पर उसका जो गेम चेल्सी में था, चेल्सी की जो चेल्सी का सिस्टम था उसमें वो फ्रूटफुल इसलिए साबित नहीं हुआ क्योंकि चेल्सी की फुटबॉल काफ़ी अलग तरह की थी. उसमें उनको एक बुलिश अटैकर चाहिए था, क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्रॉसेस वगैरह नहीं डालते हैं, हम ज़्यादातर अपना गेम जो है वो थ्रू बॉल के ऊपर बेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें हॉयलैंड के अलग प्रोफाइल का भी एक प्लेयर चाहिए अप फ्रंट. और
अगर यहाँ पर जो टेन हैग खिलाना चाहते हैं वो टीमो वर्नर के आने के बाद इंप्लीमेंट हो गया तो टीमो वर्नर कैन बी अ वेरी गुड एसेट इन द टीम। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें उस जैसे प्लेयर की ज़रूरत भी है जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे हमें विंग के ऊपर। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर टीमो वर्नर की डील मटेरियलाइज होती है 6 महीने के लोन स्पेल के लिए तो आई विल बी ग्लैड कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बनता है। और यहाँ पर अगर आप लिंकअप की बात करोगे जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आपके एंथनी मार्शियल को बेसिकली बैक किया था आपके टेन हैग ने लास्ट ईयर में, वो सारे ट्रेड्स आपके टीमो वर्नर के पास हैं। एंड द पेस दैट ही हैज़ गॉट एंड डेफिनेटली द इंटेलिजेंट गेम प्ले दैट ही हैज़ इन हिज बकेट वो कहीं ना कहीं हमारे अभी गेम में मिसिंग है, तो वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा डिफेंस में डेफिनेटली वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ। गोंचालो इनासियो का नाम आ रहा है जिससे लिवरपूल लिंक्ड है, आपकी बाकी की जो टीम्स हैं वो लिंक्ड है प्रीमियर लीग में। एंड देन एंटोनियो सिल्वा जिससे कि रियल मैड्रिड भी लिंक हो रही है आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं। लिवरपूल का भी नाम जुड़ा था बट उसका बजट थोड़ा ज़्यादा है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी चेल्सी वगैरह की तो यहाँ पर स्पर्स, चेल्सी एंड आर्सेनल भी लिंक हो रही हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यूनाइटेड के लिए इस वक्त पर इनासियो को साइन करना ज़्यादा रियलिस्टिक है रेदर देन गोइंग फॉर एंटोनियो सिल्वा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एंटोनियो सिल्वा की डील मेक्स मोर सेंस क्योंकि जब आपको अभी समर में अपने सेलेबल एसेट निकालने होंगे तो उसमें अगर आप मैगवायर को निकालोगे, एंड अगेन मैं वापस से बोलूंगा मैगवायर ने यहाँ पर सीजन में अच्छा परफॉर्म किया है बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू कैरी हिम इन द नेक्स्ट सीजन या फिर हमें उसको सेल नहीं करना चाहिए। अगर जिस तरह का सीजन उसने प्रोड्यूस किया उसके बाद अगर उसके लिए अच्छे बायर्स आ रहे हैं वी डेफिनेटली नीड टू ऑफलोड मैगवायर, वी डेफिनेटली नीड टू ऑफलोड सम ऑफ द प्लेयर्स जहां से हम फंड्स जनरेट कर पाएं क्योंकि हमें टीम यहां पर 1 साल के लिए नहीं बनानी, हमें यहां पर टीम बनानी कम से कम 4 से 5 साल के लिए। तो उसमें ये जो ऑप्शंस आपके नाक के नीचे से आपकी राइवल टीम्स निकाल के ले जा सकती हैं उसको हमें होने से रोकना पड़ेगा एंड डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी विंटर विंडो में एज सच कोई प्लानिंग तो नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर कल आपके जिम रेडक्लिफ ओल्ड ट्रैफर्ड ट्रैवल करके गए थे, उसके बाद उनकी क्या मीटिंग हुई है, क्या उन्होंने प्लानिंग बनाई है, तो वहाँ पर वो हमें देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट्स द नीड ऑफ द आर के यहाँ पर हमारे जो लेस आपके एम्बिशियस प्लेयर्स हैं और जो लेस कमिटेड प्लेयर्स हैं, जो इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, उनको हमें क्लब से अब बाहर निकालना पड़ेगा। एंड जेडन सैंचो इज़ वन सच प्लेयर जिससे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी लेकिन सबसे ज़्यादा निराश अगर किसी एक प्लेयर ने किया है पिछले बीते 2-3 सालों में तो दैट इज जेडन सैंचो एंड ऑल्सो एंटनी। वी हैव टू मेक अ क्विक डिसीजन ऑन एंटनी एज वेल। यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड विद द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स, हु इज नॉट एबल टू असिस्ट एज वेल। तो यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है नहीं। एंड येस अल्टीमेटली द अमाउंट दैट वी पेड फॉर एंटनी हैज़ बिकम अ वेरी बिग इशू फॉर आवरसेल्फ क्योंकि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो वो अर्न करके बैठा हुआ है उसमें उस वेज स्ट्रक्चर पे और उस अमाउंट पे प्रॉफिट गेन करना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, बल्कि हो ही नहीं पाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी एक लंबा ये जो महीना है वो बीतने वाला है हमारे लिए। बट आपके हिसाब से ये जो जेडन सैंचो की डील है जो डॉर्टमंड होने वाली है, इज इट गोइंग टू बी अ गुड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर कहीं ना कहीं जेडन सैंचो को हमने एक आसान सा एस्केप रूट दे दिया जहां पर हमें उसकी लाइफ थोड़ी सी दिक्कत में डालनी चाहिए थी। बट वॉट एवर योर ओपिनियंस आर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और अगर आपको 1MEFC का कंटेंट पसंद आता है या फिर आप इसमें और कुछ इजाफा देखना चाहते हो तो वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।